नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। यूएस की दमदार रैली पर एक ब्रेक लगा है आईटी और एनर्जी शेयर्स में दबाव की वजह से। फेड की बैठक के जो मिनट्स हैं उससे पहले बाजार में, यानी कि जो यूएस के बाजार है वहां मुनाफा वसूली हावी है और इसीलिए शायद एशियाई बाजारों की भी कमजोर शुरुआत हुई है। भारतीय शेयर बाजारों के लिए भी आज के जो ग्लोबल संकेत हैं वो मिले जुले नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी सपाट ट्रेड करता हुआ नजर आया। इंडेक्स में 23 अंकों की गिरावट और 24,686 के लेवल्स। अमेरिकी जो फ्यूचर्स हैं यानी अमेरिकी वायदा बाजार, वहां पर भी एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में 19वें सीआईआई इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वो करने वाले हैं संबोधित। 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होंगे इस सम्मेलन में शामिल। अब वक्त बेवक्त कॉल करके परेशान करने वाली अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनीज पर कसी जाएगी नकेल। 1 सितंबर से यूआरएल, ओटीटी लिंक्स या जो अनअधिकृत नंबर्स हैं उनसे जो तमाम मैसेजेस आते हैं उसके प्रसारण पर रोक। ट्राई ने जारी की हैं दिशा निर्देश, 1 सितंबर से होगी लागू। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरी बार बने दुनिया के टॉप बैंकर। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में हासिल की A+ रेटिंग। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, सपाट स्तरों के साथ खुले हैं आज भारतीय शेयर बाजार। कल का जो सेशन था वो काफी शानदार रहा था और सेंसेक्स 378 अंक की तेजी के साथ 80,802, निफ्टी 126 अंक की बढ़त के साथ 24,698 पर हुआ था बंद। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। लेकिन एक और खबर जो इस वक्त सुर्खियों में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा, और उस पर वो रवाना हो रहे हैं। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में जो कहा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड की मेरी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और एक साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी, आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का प्रस्थान वक्तव्य। तो अहम है पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा, खास तौर पर क्योंकि 70 साल के बाद कोई पोलैंड की तरफ जा रहा है और इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि मध्य यूरोप की जिस तरह से हमने जिक्र किया भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है और इसलिए ये यात्रा जहां राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएगी, एक महत्वपूर्ण अवसर ये बनता है क्योंकि जो वहाँ चर्चाएं होने वाली हैं उनका ध्येय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, व्यापार को मजबूत करना है। और कुछ ही देर में हम इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
क्रिएटिव वन फ्यूचर थीम पर आधारित 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव को आज संबोधित करने वाले हैं। इस कॉन्क्लेव में अफ्रीकी देशों के कई बड़े नेता भाग ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में 47 जो अफ्रीकी देश हैं उनके सहित 65 देशों के करीबन 1100 से ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं। आपको ये बताएं कि 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 22 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करना है। लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर बने हैं RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और उन्होंने कहा कि प्रमुख नीतिगत रेपो दर को कम करने का जो निर्णय मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पर निर्भर करेगा और जुलाई में खाने पीने की जो तमाम सामान हैं, सब्जियां हैं, उसकी महंगाई में गिरावट की दरों में कटौती के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अभी अगर हम एक रेट कट की उम्मीद करते हैं तो अभी वो कंफर्टेबल पोजीशन ही है। लेकिन गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि नीतिगत दर में कमी ना करने के कारण आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, न्यूनतम और नगण्य है। यानी कि विकास और जब हम महंगाई को साथ लेकर चलते हैं और अगर रेट कट नहीं है तो विकास पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब भी 7.2% की दर से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि GDP ग्रोथ का उन्होंने जिक्र किया। जो दुनिया में अगर तुलना की जाए अन्य आर्थिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी कंपैरिजन में विकास बरकरार है, स्थिर है, मजबूत है। लेकिन हमें मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहेगी। इसीलिए इस बार की जो फेड जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी RBI द्वारा, एकोमोडेटिव स्टैंस को बरकरार रखा गया था। और आर्थिक जगत में भारत के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर, बढ़ते मुनाफे के बीच भारतीय कंपनियां अगर सालाना आधार देखें तो 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं। मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट की माने तो मजबूत कॉरपोरेट अर्निंग्स की वजह से जो निवेश चक्र है, यानी जब हम बात करते हैं निवेश चक्र में तेजी लाने की, तो उसमें सालाना 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश आने का उम्मीद जताई गई है। भारतीय कंपनियां उपभोग वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई क्षमता में निवेश करेंगे, यानी कि एक अपटेक देखा गया जब हम खपत की बात करते हैं, जिसमें उनके पूंजीगत व्यय यानी कि खर्च का जो बड़ा हिस्सा है वो आंतरिक नकदी प्रवाह के माध्यम से वित्त पोषित होगा। उम्मीद है कि ऑटोमेटिव, धातु, साथ ही साथ माइनिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया और जब हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, इनका जो कैपिटल खर्च है उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो उसमें लेंगी, जिसमें हर साल लगभग 15 से 16 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा। तेल और गैस यानी ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जो तमाम कंपनियां हैं उनका जो कुल पूंजीगत यानी कि कैपिटल खर्च है उसमें 60% निवेश करने की उम्मीद है। यानी पूंजीगत वे वो जिससे वो अपना बिजनेस खड़ा करती है, लेकिन उसमें से कितना % वो इन्वेस्टमेंट के लिए देंगी, वो कंपनियां जो हैं वो 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं। मूडीज ने यह भी कहा कि इन कंपनियों की जो अर्निंग्स हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर खर्च यानी कि इंफ्रा, घरेलू ऊर्जा खपत में वृद्धि और कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग से इस पूरे इकोसिस्टम को बल मिलेगा। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने से अगले कुछ वर्षों में क्षमता विस्तारीकरण तो होगा ही, साथ ही जो निरंतर पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स है उसको भी समर्थन मिलेगा। साथ ही भारतीय कंपनियों की घरेलू तरलता और आंतरिक जो नकदी प्रवाह है यानी कि इंटरनल, जब हम उसमें बात करते हैं पैसे के लेन देन की, उसमें भी सुधार आएगा। और अब रुक करते हैं RBI के ताज़ा मासिक बुलेटिन की तरफ, जहां देश में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, ऐसा उसमें साफ तौर पर अंकित है। RBI के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में FDI का जो प्रवाह है, अगर हम अप्रैल जून तिमाही की बात करें और ईयर ऑन ईयर यानी सालाना आधार को देखें तो 26% बढ़कर ये 22 अरब डॉलर के पार चला गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ये 6.9 अरब डॉलर का शुद्ध FDI निवेश है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 की जो फर्स्ट क्वार्टर था
उसमें ये 4.7 अरब डॉलर था। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और अन्य सेक्टर्स का जो 80% ग्रॉस है वो एफडीआई के जरिए आया। आरबीआई ने आगे अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, यूएस और बेल्जियम में 75% एफडीआई वहां से आया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो कि अच्छी, सकारात्मक रही आर्थिक मोर्चे से। रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। तो गिफ्ट निफ्टी क्योंकि सपाट शुरुआत हुई थी, अभी क्या इंडिकेट कर रहा है, किन स्तरों पर है? सपाट कारोबार 24,735 का लेवल है, 34 अंकों का यहाँ पर ग्रीन जोन हम देख रहे हैं। एक रुख देखते हैं कि सेंसेक्स क्या कदम ताल मिलाता हुआ नजर आ रहा है भाई, क्योंकि ग्लोबल बाजारों की तरफ से संकेत बहुत मिले जुले थे, सपाट थे। 80,801 का लेवल है, एक अंक का मामूली दबाव हम कह सकते हैं। लेकिन अगर देखें निफ्टी किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा खासा सेशन हमने कल देखा, उस पर ब्रेक लगता हुआ 24,694 का लेवल, 4 अंकों का दबाव, यानी वो सपाट इंडिकेटर्स के साथ कदम ताल मिलाते हुए भारतीय शेयर बाजार। लेकिन यहाँ इस मौके पर हमने देखा कि एक अच्छे खासे लेवल्स देखे जा रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में। तो क्या एक अच्छा करेक्शन कितना ज़रूरी है बाजार की सेहत के लिए? तो डिविस लैब, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस सर्व बाजार को सपोर्ट करते हुए, जिस तरह से अभी दूरसंचार टेलीकॉम की रिपोर्ट ट्राई ने साझा की है, उसके बाद भारतीय एयरटेल का जो काउंटर है वो चार्ट में जो तमाम काउंटर सपोर्ट कर रहे हैं उसी के लीडिंग काउंटर में बना हुआ है। लेकिन कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं जिस पर दबाव हावी है, जहां पर एक बाइंग कॉल बनता है? तो श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, 2 स्टील के दिग्गज काउंटर्स इस वक्त मुनाफा वसूली उन पर हावी होती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर भी हमने देखा था कि एक सपाट दायरे में कारोबार, और एशियाई बाजारों की शुरुआत भी आज कमजोरी के साथ हुई है। तो आज दिन भर बाजार किस तरह से रहने वाले, इन पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का इकोनॉमी टुडे का फोकस क्या है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में, और आइए अब रुक करते हैं आज के फोकस का। तो आज का फोकस रहेगा टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। तो भारत ने दूरसंचार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो ये 31 मार्च 2024 का महीना, जिसे हम समाप्त वित्त वर्ष कहते हैं, उसकी उल्लेखनीय वृद्धि को आज हम अपनी इस रिपोर्ट में दर्शाएंगे। देश में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या जो है वो 119 करोड़ को पार कर गई है, और ब्रॉडबैंड के जो तमाम ग्राहक हैं उनकी संख्या में भी 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ट्राई ने हालिया अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो साझा की है, जिसमें विभिन्न जो तमाम सेवाएं हैं, जिसमें इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, उसमें तेजी के विकास और उनके मापदंडों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चलिए, तो इस खबर पर हम बाद में चलेंगे, लेकिन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा है, सबसे पहले वो पोलैंड जाने वाले हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, 70 सालों के बाद कोई भारत से पोलैंड की तरफ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड जाने से पहले मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं, जो हमने वक्तव्य आपसे साझा भी किया था। और पोलैंड की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन दौरे के लिए निकल रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने अपना प्रस्थान वक्तव्य भी जारी किया था और साफ तौर पर कहा था कि पोलैंड की यात्रा ऐतिहासिक मायनों में बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि मध्य यूरोप की जब हम बात करते हैं तो अहम विशिष्ट साझेदार है पोलैंड, और कैसे दोनों देश एक दूसरे के साझेदार बन के एक नया आयाम गढ़ेंगे रिश्तों का मजबूती के साथ, वो देखना होगा। खास तौर पर कितने कामगार यहाँ से वहाँ काम करते हैं, जो पॉलिश कामगार है जो यहाँ काम कर रहे हैं, और भारतीय समुदाय पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में साझा करते हुए कहा कि वहाँ मैं भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि हमारे साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सकेगा और
भारतीय समुदाय के जो तमाम सदस्य हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। उन्होंने ये भी लिखा कि इसके बाद यानी कि पोलैंड की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके निमंत्रण पर यूक्रेन जाने वाले हैं। और सबसे अहम हमें ये याद रखना होगा कि यूक्रेन किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन जाने की ये पहली यात्रा होगी। तो प्रधानमंत्री आज से 22 अगस्त तक पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे और इस लिहाज से भारत की अगर हम बात करें तो मध्य यूरोप में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में पोलैंड खड़ा है। भारत पोलैंड द्विपक्षीय व्यापार 6 अरब डॉलर का आप समझिए, और ख़ास तौर पर पोलैंड को मध्य और पूर्वी यूरोप का जो गेटवे है उस लिहाज से हम समझते हैं कि कैसे भारत का सबसे बड़ा व्यापार साथी ये बनता है। और भारत के पोलैंड में जो तमाम निवेश हैं उनका अनुमान अगर हम देखें तो 3 अरब डॉलर के आसपास है। और देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है प्रधानमंत्री का, वहाँ पर जो सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर का भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पोलैंड और सहयोगी बलों के साथ लड़े थे। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि दोनों देश नए साझेदारी के रास्ते कैसे खोजते हैं। और वहाँ जो स्थानीय मीडिया है, आप समझिए पोलैंड में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने को लेकर, क्योंकि भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि भाई 6 बिलियन डॉलर का कारोबार तो दोनों देशों के बीच है ही। ऐसे में जो पॉलिश निवेशक हैं वो भारत में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश पहले ही कर चुके हैं। और इसीलिए जिन्होंने अपना बचपन भारत में बिताया और ख़ुद को इंडियाना पॉलिस भी कहा जाता है, तो ये जो यात्रा है ये बहुत रोमांचक और साझेदारी के एक नए लेवल को छूते हुए नजर आएगी जब हम बात करते हैं भारत और पोलैंड की, साथ ही साथ भारत और यूक्रेन की। और यूक्रेन के लिहाज से क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री का संदेश हमेशा से यही है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का युग है, और कैसे एक साझा दृष्टिकोण समाधान के रूप में वहाँ पर सामने आएगा, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि कैसे इन दोनों देशों में, और ख़ास तौर पर जब हम पोलैंड की बात करते हैं तो देखिए जो वहाँ पर भारतीय छात्र हैं और भारतीय समुदाय है उनका एक अलग ही उत्साह रहता है जब प्रधानमंत्री इस तरह कई देशों की यात्रा करते हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को कितना बल मिलेगा ये वहाँ देखने की बात होगी। मोरारजी देसाई के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री की अब पोलैंड की यात्रा हो रही है, यानी कि इतने सालों बाद, तो ये कैसे दोनों देशों के रिश्तों को आगे लेकर जाएगा। और जो पोलैंड के शीर्ष राजनयिक हैं उनका मैं आपको बयान ये बताऊं कि उन्होंने ये कहा है कि ये यात्रा न केवल एक नया अध्याय लिखेगी, बल्कि जो कई अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स हैं, जैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं अनुसंधान की, हम बात करते हैं नवोन्मेष की, कैसे उसमें नए सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है, इससे पहले जो लॉर्ड्स की गवर्नर हैं रिल, उन्होंने कहा कि भाई भारत हमारा महान साझेदार है। अब महान साझेदार भारत क्यों है? भारत को एक प्रॉब्लम सॉल्वर, फैसिलिटेटर की तौर पर देखा जाता है, और तमाम जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वहाँ भारत ने अपनी साख कैसे बढ़ाई, क्योंकि भारत जो तमाम अभी अर्थव्यवस्थाएं चल रही, जिसका जिक्र अभी हम आपने इस इकोनॉमी के शो में भी कर रहे थे कि कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अगर उनकी तुलना भारत से की जाए तो भारत इस वक्त एक ब्राइट स्पॉट है। और अगर आप आर्थिक लिहाज से अपने पथ पर अग्रसर हैं, कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं, तो कैसे आप दूसरे विकसित देशों के लिए एक उदाहरण, मॉडल के रूप में हो सकते हैं। हमारे तमाम आर्थिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब डीपीआई को अगर हम ले लें, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका एक मुजाहिरा हमने G20 में पेश किया, और कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर अब भारत जो है कई फोरम्स पर, कई ऐसे सेक्टर्स में उभर रहा है जिन्हें हम ग्रीन सेक्टर्स कह सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी देश क्यों भारत के साथ साझेदार नहीं बनना चाहेगा, साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा, ये कहना, और महान साझेदार के रूप में। इसीलिए अब अगर इन्फोसिस यानी कि जो तमाम आईटी कंपनीज हैं, जिसमें एमएसएमई की अगर हम बात कर रहे हैं, कैसे इस सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि कई और अनएक्सप्लोरेबल जो एवेन्यूज़ हैं उसमें पीएलआई स्कीम्स को लागू किया। और ऐसे ही जो लॉर्ड्स हैं, जो उप महापौर हैं, अगर हम पोलैंड की बात करें, उन्होंने कहा कि भाई जो पॉलिश प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें सबसे अहम यहाँ पर यह है कि दोनों देश आपसी संबंधों को कैसे एक नया आयाम देंगे, यानी दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे होने वाली है। उन
अलग अलग क्षेत्रों में, जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा। इसके साथ साथ ऐतिहासिक यात्रा होने में कैसे पोलैंड जो मध्य यूरोप में 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, भाई देखिए भारत जो है वो तीसरी महान अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। अगर हम मध्य यूरोप की बात कर रहे हैं तो जो मध्य यूरोप की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है, उसमें से एक अर्थव्यवस्था कौन सी है, वो पोलैंड की है। तो रणनीतिक स्थिति में मध्य पूर्वी पश्चिमी यूरोप में प्रभावी ढंग से कैसे सरकार और व्यवसाय को एक साझा लाभ होगा, वो इस यात्रा से साफ निकलकर सामने आता है। और जो लीडरशिप है, देखिए अगर आपकी नीयत सच्ची है तो नियति भी आपका साथ देती है। तो लीडरशिप को अगर हम देखें, प्रधानमंत्री के अगुवाई में कई देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन हमने कई ऐसे देशों के साथ संबंधों के नए अध्याय लिखे हैं। तो लीडरशिप के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो भारत और पोलैंड संबंधों की यात्रा को लेकर लगातार वहाँ का मीडिया हो, यहाँ का मीडिया हो, लगातार इसी सुर्खियों में है। इसे बढ़ाने के लिए वैश्विक मुद्दों पर एक समान मंच मिलता है या नहीं, क्या हम उस पर चर्चा करेंगे। और जब चर्चा होगी तो क्या साझा हित सधते हैं और क्या साझा बयान सामने आता है, इस पर हमारी नज़रें रहने वाली हैं। और ख़ास तौर पर जो पॉलिश लोग हैं उनका भारतीय समुदाय के साथ एक जो आपसी कनेक्ट है, जब हम संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जब भारत देश से किसी देश जाता है, आप देख सकते हैं वहाँ पर उसका किस तरह से वेलकम किया जाता है, वो देखना बहुत अहम है। वैश्विक मुद्दों पर एक अलग ही चर्चा करने का अवसर ये यात्रा प्रदान करेगी। आप देखिए हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पोलैंड की तस्वीर, यहाँ से प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर निकल रहे हैं। उस लिहाज से प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे युवा आबादी के साथ भारत है और भारत यूरोप के लोगों को उत्साहित करता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को कई मंचों पर कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने माना है। तो कैसे भारत अब एक महत्वपूर्ण गंतव्य साबित होता है निवेश के लिए। जब 2014 में प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला था, तब भी कहा था कि भाई लाल फीता शाही से मुक्ति और कैसे एक रेड कारपेट, और वो रेड कारपेट इन देशों के लिए, इन देशों से निवेश आता है। और जिस एफडीआई का हम अभी जिक्र कर रहे थे ना कि भाई आप जब इन तमाम कंपनी से ज़्यादा एफडीआई की उम्मीद करते हैं, तो ऐसे देशों की यात्रा से जब साझा वक्तव्य निकलते हैं जो लोग हित से जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझिए कि निवेश दोनों देशों में आना तय है। उस लिहाज से ये यात्रा अपने आप में द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने के लिए बहुत अहम, क्योंकि मध्य पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने की अनुमति से दोनों सरकारों को और उनके जो तमाम व्यवसाय हैं उसमें इजाफा होगा। और आप एक तथ्य आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि 160 सालों से, देखिए 150 सालों से ज़्यादा पोलैंड में क्या पढ़ाया जाता है, आप समझते हैं? पोलैंड में संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत जो हमारी फर्स्ट अगर हम कहें लैंग्वेज है, और इसीलिए जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो दोनों देशों की सभ्यता का आपसी कनेक्शन कितना अहम है। तो भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना अगर हम देखें तो काफ़ी पहले है, 1954 में हुई। भारत ने वॉर्सो में अपना दूतावास 1957 में खोला था। औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद को लेकर दोनों देशों की जो मान्यताएं समान होने के कारण अब एक विचारधारा, देखिए 2 लोग साथ तब आते हैं जब उनकी विचारधाराएं मिलती हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो दोनों देशों के स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा अहम है। और पोलैंड के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री का जैसे वॉर्सो में औपचारिक स्वागत होना है, और उसके बाद प्रधानमंत्री पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। अब अहम क्यों, वहाँ पर रह रहे हिंदुस्तानी लोग, वहाँ पर रह रहे व्यवसायी, बड़े विद्वानों से मुलाकात के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और 1980 के बाद से पोलैंड में जैसे कि लोकतांत्रिक 89 में और लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद भारत के पोलैंड से रिश्ते अच्छे रहे, और भारत और पोलैंड ने जल्द ही ठोस मुद्रा व्यापार व्यवस्था अपनाई। व्यापार के बढ़ते
स्तर इसलिए भी कायम रहे क्योंकि दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका आकार लगातार बढ़ता रहा। तो मैंने कहा ना कि जब आपका स्कूल ऑफ थॉट, आपकी प्रोसेस, आपकी इवॉल्विंग प्रोसेस जब सेम होती है तो आपके विचार भी और आपके हित साझा होते हैं। अब सांस्कृतिक संबंधों पर आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि भाई संस्कृत अगर 150 साल से वहाँ पढ़ाई जा रही है तो सभ्यता नित्य नया नूतन चिर पुरातन जरूर होगा। पोलैंड के विद्वानों ने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में संस्कृत का पॉलिश में अनुवाद करना शुरू किया। भाषा संस्कृत रही, अनुवाद पॉलिश लैंग्वेज में किया गया और इसीलिए पोलैंड का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उसमें 1861 में, कितना पुराना मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई। और पोलैंड की राजधानी में मौजूद वॉर्सो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मध्य यूरोप में माफ कीजिएगा, भारतीय अध्ययन का ये सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है। और इसीलिए वहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ के जो कई विद्वान हैं उन्होंने मनुस्मृति सहित कई किताबें भाई संस्कृत भाषा से उनका पॉलिश में अनुवाद किया है। और अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात कर रहे हैं तो भारत इस समय जो करंट सिनेरियो है उसमें कपड़ा, मशीनरी और बिजली से चलने वाले तमाम जो उपकरण हैं वो निर्यात करता है। और एक ना आप ये देख रहे हैं जो परिवहन की प्रणाली है, यहाँ पर आप चलते हुए देख रहे हैं ट्रैम को, इस परिवहन प्रणाली से क्या भारत कुछ ले पाएगा और भारत की अपनी जो आर्थिक सुदृढ़ प्रणाली है उससे पोलैंड को क्या दे पाएगा, ये देखना अहम होने वाला है। तो 2023 में अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 572 करोड़ अमेरिकी डॉलर दोनों देशों के बीच में ये व्यापार है और लगातार अब ये बढ़ता ही जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिसमें एक ज़माना था जब हिचकते थे भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए विकसित देश, लेकिन अब आगे आते हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नवोन्मेष, अनुसंधान और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी एरियाज़ में, क्योंकि प्रधानमंत्री की हमेशा कोशिश होती है कि भाई जितने देश अगर साथ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हाथ मिला रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारा एक दायित्व किसकी तरफ बनता है, वो बनता है पर्यावरण की तरफ। तो क्या मिशन लाइफ को लेकर यहाँ कुछ होगा, ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी को लेकर, ये अहम क्षेत्र रहेंगे जिसमें हम सबकी निगाहें होंगी। और जैसे पुराने सांस्कृतिक संबंधों को अब एक नया आयाम कैसे मिलता है, क्योंकि आप देखिए इन तमाम देशों के कई दृश्य हमने साझा करते हैं। हम योग दिवस पर, योग भी जोड़ता है पोलैंड को भारत के साथ और संस्कृति भी जोड़ती है, हमारे पुराने वेद पुराण शास्त्र भी जोड़ते हैं। और जब इस तरह का रिश्ता होता है तो वो रिश्ता व्यापारिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से कितना अहम साबित होने वाला है, ये हमें देखना होगा। पोलैंड के बाद यूक्रेन का दौरा है, पहला दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। हालांकि यूक्रेन इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो क्या साझा दृष्टिकोण समाधान के रूप में खास तौर पर शांति का संदेश लेकर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, ये अहम रहेगा। तो 21वीं सदी, जिसको लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये एशियाई युग है, सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध देखने को मिलते हैं और व्यापार के बढ़ते स्तर की वजह से ये व्यवस्था कैसे कायम रहती है, ये इस दौरे से देखना बहुत अहम होगा। और भू राजनीतिक बदलाव, यानी अभी जो इंटरनेशनल फैक्टर्स चल रहे हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री वो बहुत अहम रहेगी। एक वीडियो हम आपसे साझा कर रहे हैं, आइए पहले उसको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम, जहां प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। 22 अगस्त पर तक वो पोलैंड की यात्रा पर रहने वाले हैं और भारत पोलैंड के संबंधों का महत्वपूर्ण क्षण।
तो भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक तो रक्षा सहयोग, सैन्य निर्माण, विशेष तौर पर कैसे इन तमाम क्षेत्रों में जिसका जिक्र लगातार हम आधे घंटे से कर रहे हैं, उसमें क्या नया अध्याय लिख पाते हैं भारत और पोलैंड, वो इस यात्रा से सामने निकल कर आएगा। और प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन की अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।